नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं साइंस की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा वगैरह जो है, रेलवे ग्रुप डी वगैरह है, एसएससी है, जिस भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो आपको पता है कि जैसे मेरी पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं हर प्रश्न के साथ जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनके बारे में भी डिटेल से बताता हूँ। तो आप नोट डाउन करते चलिए, कोई भी प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए तैयारी अपनी बढ़िया से रखिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है आपका सक्सिनी एसिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्पिरिन का दूसरा नाम है। एस्पिरिन के बारे में आप थोड़ी बातें जान लीजिए। यह एक दर्द निवारक दवा है जो दांत के दर्द में और सिर के दर्द में अक्सर ये यूज़ करी जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों सक्सिनी एसिड की, तो सक्सिनी एसिड जो है दोस्तों इसको एम्बर एसिड भी कहा जाता है और ये जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसे ब्रोकली है, चुकंदर और अंगूर वगैरह में ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, यानी कि प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इसको हम लोग एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं और ये सिरके में पाया जाता है, ठीक है ना। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस उपकरण से भारत में टेलीविजन प्रसारण होता है? तो ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, इनसेट ए, इनसेट फर्स्ट बी, या नन ऑफ दीज। तो भारत में जो टेलीविजन प्रसारण होता है दोस्तों वो इनसेट फर्स्ट बी के द्वारा होता है, ठीक है ना। वैसे तो भारत में जो प्रसारण होता है दोस्तों इनसेट और जीसेट के माध्यम से अब होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है जो 19 अप्रैल को 1975 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है आपके 1 पखवाड़ा, 1 सप्ताह, 1 दिन, या 1.3 सेकेंड। दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए पखवाड़ा क्या होता है। तो पखवाड़ा दोस्तों 2 सप्ताह के समय को या फिर यानी 14 दिन के समय को एक पखवाड़ा कहा जाता है। और हमारा जो चंद्रमा का समय है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है दोस्तों 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड। देखिए दोस्तों आपको पता है चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचाता है। और अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल जो दोस्तों होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय, यानी कि अगर अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो पाया है कि हम प्रकाश की चाल से कहीं भी सफ़र कर सकें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से जलती है? ऑप्शन है आपके प्लेटिनम, जिरकोनियम, चांदी और टेंटुलम। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से जल जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जिरकोनियम। जिरकोनियम ऐसी धातु होती है दोस्तों जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से जल जाती है। और जिरकोनियम को जो है हम ZR से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ZR से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी परमाणु संख्या दोस्तों होती है वो होती है 40। अगर हम दोस्तों परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी भी तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे ही हम परमाणु की संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम जिरकोनियम की और डिटेल में थोड़ा जाते हैं तो आपको हम बताते चलें, जिरकोनियम एक चमकीली ग्रे रंग की धातु होती है, ठीक है, जो कि जिरकोन नामक खनिज से प्राप्त होती है हमको। ओके, अगला हमारा ऑप्शन अगर देख लें, प्लेटिनम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखने में ये प्लेटिनम जो होता है दोस्तों चांदी के जैसा होता है, लेकिन ये सोने से भी महंगी धातु है। इसको हम जो है PT से डिनोट करते हैं, प्लेटिनम को PT से डिनोट करते हैं। और इसकी जो परमाणु संख्या है दोस्तों वो 78 होती है। परमाणु संख्या मैंने आपको बताया है प्रोटोनों की संख्या होती है। और प्लेटिनम बहुत ही ज़्यादा मजबूत धातु होती है, ठीक है ना। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिरकोनियम, जो कि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से जल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा वाणी विहीन जीव है? वाणी विहीन का मतलब दोस्तों ये होता है गूंगा नहीं होता है। ऐसा जीव जिसकी बहुत ही कम आवाज़ होती है, हमारे लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको वाणी विहीन के रूप में यानी स्पीचलेस के रूप में बताया गया है। ऑप्शन है आपके जिराफ, लोमड़ी, कंगारू और वेल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जिराफ। जिराफ जो है एक वाणी विहीन जीव है। अगला प्रश्न हमारा है, AZT किस रोग की प्रमुख औषधि के रूप में विकसित की गई है? कौन सी? AZT। ऑप्शन है आपके कैंसर, एड्स, कालाजार और घेंगा। तो AZT जो दोस्तों है वो एड्स की दवाई है। किसकी है? एड्स की दवाई है। इसे दोस्तों हम लोग जिडोविडिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक समझा जाता है जो आंखों के लिए लाभदायक होता है? ऑप्शन है आपके विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C
और विटामिन ई। अपना पेन कॉपी जरूर तैयार करके रखें क्योंकि इसके बारे में आपके बताने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आंखों के लिए होता है अच्छा विटामिन ए होता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें दोस्तों तो ये अंडे और मांस, गाजर, पालक इन चीज़ों में अच्छी तरीके से पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसको जो है रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेटिनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ये वसा में घुलनशील होता है। अगर हम बात करें दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन की तो टोटल 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। वो आपके होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है ना। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं और बाकी के जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके नाम की, इसको रेटिनॉल नाम दिया किसने था? तो एक वैज्ञानिक हुए हैं हॉपकिंस नाम से, उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने ही इसका नाम जो है रेटिनॉल दिया था। ठीक है। अगला अगर हम बात करें विटामिन बी की बात कर लें, आप नोट डाउन करते चलिएगा। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं और विटामिन B2 को राइबोक्लोफिन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन सी के बारे में अगर बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है गार्गी ने की थी, ठीक है ना। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरीके के प्रश्न चाहिए, आप आपके लिए वो प्रश्न जरूर लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला हमारा विटामिन आ जाता है विटामिन ई के बारे में। तो इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं और ये भी वसा में घुलनशील है क्योंकि मैंने आपको बताया है विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसकी खोज जो है इवांस और बिशप ने की थी। तो हमारा जैसा प्रश्न पूछा गया था आंखों के लिए कौन सा लाभदायक हो सकता है, तो वो हमारा विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौंधी नामक रोग जो होता है वो होता है, ठीक है ना। वो आंखों का ही रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में चीनी की मात्रा को नियंत्रित रखता है? ऑप्शन है आपके थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पिट्यूटरिन और एस्ट्रोजन। चीनी की मात्रा को यानी शुगर लेवल को जो कंट्रोल रखता है, आपको जानकारी हो गई, वो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन होता है। देखिए हमारे इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारा अग्न्याशय यानी कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन को निकालता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। जब लोगों की पैनक्रियाज जो होता है दोस्तों सेंसिटिव हो जाता है यानी इंसुलिन की मात्रा को निकालना कम कर देता है, तो अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लगाने पड़ जाते हैं। जिस तरह दोस्तों इसकी इंसुलिन की, तो इसकी इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एक वेंटिक नाम की जो है वैज्ञानिक हुए हैं वेंटिंग, उन्होंने जो है इंसुलिन की खोज करी थी, ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको थायरॉक्सिन के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी एक जो नए व्यूअर हमारे आए हैं उनका वेलकम करते हैं, उनको एक बार जान लेना चाहिए। थायरॉक्सिन को दोस्तों हम T4 के नाम से भी जानते हैं। ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है, थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गले में होती है। अगला प्रश्न हमारा, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन दूध के पॉस्चराइजेशन क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है आपके 24 घंटे तक कम तापमान पर दूध को रखा जाना। दूसरा ऑप्शन है आपका दूध को गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा करना। तीसरा ऑप्शन है आपका 8 घंटे तक दूध को गर्म किया जाना और चौथा ऑप्शन है आपका दूध को गर्म करना फिर धीरे धीरे ठंडा करना। देखिए दोस्तों दूध का जो पॉस्चराइजेशन है इसकी खोज जो है लुई पॉस्चर ने की थी, ये आपको याद रखना है। हालांकि उन्होंने मूल रूप से ये जो खोज करी थी वो वाइन और बियर को खराब होने से बचाने के लिए की थी, लेकिन बाद में जो है इसका धीरे धीरे उपयोग जो है दूध के फटने से या दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाने लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो पॉस्चराइजेशन क्या होता है? दूध को गर्म करने के बाद तेजी से जो ठंडा किया जाता है वो दूध का पॉस्चराइजेशन होता है। इसकी खोज जो है लुई पॉस्चर ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीबिया क्या है? ऑप्शन है आपके जल में पाया जाने वाला जीव, जल व स्थल दोनों पर पाया जाने वाला जंतु, जल में पाया जाने वाला एक मादा प्राणी या जल की एक मछली। तो एम्फीबिया दोस्तों क्या है? एम्फीबिया वो जानवर होते हैं, वो जीव होते हैं, वो जंतु होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे टेट्रोपोड वगैरह जो होता है ना, वो ही इसके अंतर्गत आता है, एम्फीबिया के अंतर्गत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर का, जल व स्थल पर जीवन यापन करने वाला जंतु। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपरनिकस का निम्न में से क्या योगदान है? इन्होंने क्या बताया था? ऑप्शन से आपके सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो कॉपरनिकस जो है बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए हैं। इन्होंने एक वाक्य बताया था, इन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, ना कि ब्रह्मांड का यानी गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने क्लियर किया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कॉपरनिकस के बारे में। तो इनका पूरा नाम जो दोस्तों है वो निकोलस कॉपरनिकस है। एक खगोल शास्त्री थे और ये मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली का सिद्धांत दिया था
इनका जन्म जो है दोस्तों पोलैंड में हुआ था, 1473 में हुआ था। इतना जानकारी काफ़ी है किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? ऑप्शन है आपके विक्रम साराभाई, होमी भाभा यानी जिसको होमी जहांगीर भाभा के नाम से जानते हैं, UR राव और अब्दुल कलाम। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? वो हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। इनके बारे में थोड़ा आपको बता दें, इन्होंने जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है। ठीक है ना, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है। और अगर हम बात करें विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो ओपनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। ठीक है ना, तो परमाणु ऊर्जा जो है कुछ कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती है। अगर हम बात करें अपने विक्रम साराभाई की, तो इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, तब आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला इनके बारे में हम थोड़ी एक लाइन बता देते हैं। इनका जन्म जो है अहमदाबाद में 1919 में हुआ था। इनका निधन जो है 1971 को हुआ था दोस्तों। और इन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको आज हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो को यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी संगठन, वही उसका ही निर्माण इन्होंने किया था, उसकी ही नींव इन्होंने रखी थी विक्रम साराभाई ने। ठीक है ना, अगले हमारे आ जाते हैं UR राव। तो इनको जो है अंतरिक्ष स्तर के ये भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा योगदान दोस्तों दिया है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिया है। अब्दुल कलाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कई मिसाइलों में बनाने में अपना योगदान दिया है, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग वगैरह जो चीज़ मिसाइलें जो है अब्दुल कलाम के सहयोग से बनी है। और हमारा जो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया है? तो होमी भाभा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आइंस्टीन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है? ऑप्शन से आप आपेक्षिकता संबंधी सामान्य और विशेष सिद्धांत, ब्रह्मांड किरणों की पहचान, खगोलीय गुरुत्वाकर्षण या रासायनिक संयोजकत्व की संकल्पना। तो आइंस्टीन ने जो दोस्तों दिया है सिद्धांत अपना, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, आपेक्षिकता संबंधी सामान्य और विशेष सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मांड किरणों की खोज किसने की यानी पहचान किसने की थी, हमारा दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ब्रह्मांड किरणों की जो पहचान है विक्टम हेस ने की थी, एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने क्या किया था, 1912 में गुब्बारों के प्रयोग के माध्यम से इसकी खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों खगोलीय गुरुत्वाकर्षण की, तो इसके जो जनक हैं वो है आइजैक न्यूटन। जैसे आप जानते हो ना, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो आइजैक न्यूटन ने की थी। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, इनकी एक बुक हुई है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उन्होंने इस बुक में अपनी सारी डिटेल दी थी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, जो भी कुछ उन्होंने बताया था अपनी बुक में बताया था प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों की यानी हमारे भारत के ऋषियों में की, तो कई ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है, जैसे कि महर्षि कणाद हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं, इन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपनी संकल्पनाएं दी हैं। तो प्रश्न हमारा आइंस्टीन का जो है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा स्टेनलेस स्टील का। तो स्टेनलेस स्टील किस धातु की बनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके जस्ता पीतल तांबा, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रोमियम निकिल लोहा, तीसरा ऑप्शन है आपका तांबा जस्ता और चौथा ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम क्रोमियम टिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रोमियम निकिल और लोहा जो है वो स्टेनलेस स्टील होती है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल जो होता है जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ के ऊपर वाष्प गुजरने से पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है? तो ऑप्शन से हमारे एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बन और चांदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी। चांदी के ऊपर वाष्प जब गुजरती है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें अपने तांबे की, तो तांबे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर से जब वाष्प गुजरती है तो ये तांबे के साथ क्रिया कर लेती है और कॉपर ऑक्साइड बनाती है, यानी कि CuO और तथा हाइड्रोजन गैस, यानी दो चीज़ों से ये रिएक्ट कर जाती है, दो चीज़ें छोड़ती हैं। इसके ऊपर बाद में क्या होता है कि तांबे के ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसको पेटिना बताया जाता है, उसको पेटिना बोला जाता है। वो एक हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे कि तांबा के जो क्षरण है वो धीरे धीरे होने लगता है। तो किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार जो है सीसा टिन मिश्र धातु से बने होते हैं, जस्ता, तांबा या लोहा। तो फ्यूज तार दोस्तों आपको बताना है किसका बना होता है। फ्यूज तार जो है वो सीसा और टिन की जो मिश्र धातु है उससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे फ्यूज तार का आपको पता है प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से जब बचाने के लिए हमें बचना होता है तो हम फ्यूज तार का यूज करते हैं।
होता क्या है, फ्यूज तार काम कैसे करता है, जब आपने कहीं पे भी फ्यूज तार का उपयोग किया है तो हाई वोल्टेज आने पर ये फ्यूज तार खुद ही पिघल जाता है और लाइट की सप्लाई को रोक देता है, तो ऐसे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, और आप चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे पहले की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत उपयोगी वीडियो है। प्रश्न हमारा, कच्चे फल को पकाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, ईथेन, मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न वही हैं जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और रिवीजन इनका इसीलिए ज़रूरी है कि बार बार प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो पहले कभी ना कभी पूछे गए हों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है? ऑप्शन है आपके पोलियो, हाइड्रोफोबिया, फ्लू और हैजा। तो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग दोस्तों हो जाएगा हैजा हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों जीवाणुओं द्वारा और भी कई ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, तो वो रोग हो जाएंगे जैसे क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, टिटनेस और प्लेग जैसे ये जो रोग हैं ये जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। और जीवाणुओं द्वारा जो रोग फैलते हैं उनकी विशेषता होती है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाते हैं, यानी कि संक्रमण करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग, तो चेचक, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा, डेंगू बुखार और हेपेटाइटिस बी जैसे ऐसे कई सारे रोग हैं जो विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, और ये क्या करते हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर पनपते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर वगैरह, पौधे जो हैं इनमें मोस्टली विषाणुओं द्वारा रोग बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, इसकी जो डिटेल बताई है आपने नोट भी कर ली होगी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है? देखिए ध्यान दीजिए, विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन है आपके स्कर्वी, बेरी, वर्णांधता और रिकेट्स। तो विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्णांधता। वर्णांधता के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग या फिर नीला और पीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक यानी माँ बाप से बच्चों में आती है। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में भी पाई जाती है लेकिन बहुत ही कम, सबसे ज़्यादा ये पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों स्कर्वी की, तो ये विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और रिकेट्स जो है इसको सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम इन सब की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपके CaOCl, दूसरा ऑप्शन है आपका CaOCl2, तीसरा ऑप्शन है Ca2Cl और चौथा ऑप्शन है आपका CaO2Cl। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तारे का रंग किस बात को दर्शाता है? यानी जो तारा जो होता है आसमान में, हमारे अंतरिक्ष में जो तारे हम लोग देखते हैं उसका जो रंग होता है वो क्या दर्शाता है? आकार को, द्रव्यमान को, दूरी को या फिर ताप को? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ताप को। इसके बारे में आपको बता दें, जैसे कोई तारा अगर सबसे गर्म होगा तो वो नीले रंग का होगा या फिर सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ेगा, नीला सफ़ेद मिक्स करके, है ना। अगर कोई तारा ठंडा होगा दोस्तों तो वो लाल या नारंगी रंग का दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है आपके पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोलॉजी या सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों जो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है वो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम बात करें पेडोलॉजी की दोस्तों, तो ये मृदा का या फिर मिट्टी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है अध्ययन, और हम इसमें ये पता लगाते हैं कि इससे मिट्टी, पौधों और जीवों को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के अध्ययन के अंतर्गत चट्टानों का, खनिज, ज्वालामुखी वगैरह जो भी पृथ्वी का जो इतिहास क्या रहा है इन सब के बारे में जियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक भूविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों जेम्स हटन को जो है आधुनिक भूविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सिस्मोग्राफ आप जानते होंगे, ये भूकंप मापी है, और इसका आविष्कार किसने किया? तो एक चाइनीज वैज्ञानिक वो है चोंग हैंग करके, तो उन्होंने जो है सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। ठीक है ना। तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायुदाब जो है किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन है आपके क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर। तो वायुदाब को दोस्तों जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर हम बात करें क्रोनोमीटर की, तो क्रोनोमीटर से जो है समय को बहुत ही सटीकता से मापा जाता है, यानी एक समय मापने का एक ये उपकरण कह सकते हैं इसको। और एमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें विद्युत धारा को, जो विद्युत धारा है उसको मापा जाता है। और एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें हवा की गति और हवा की दिशा को मापा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
एक्यूपंक्चर विधि क्या है? ऑप्शन है आपके, एक प्रागैतिहासिक जंतु का नाम है, एक फसल का नाम है, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, या ट्यूब में पंचर जोड़ने की एक विधि है। तो एक्यूपंक्चर जो दोस्तों है, आपको पंचर देख के ये मत समझ लेना कि ये ट्यूब में पंचर जोड़ने की विधि है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बाकी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये चीन में प्रचलित जो है एक चिकित्सा पद्धति है। इसके बारे में आपको हम थोड़ा बता दें। इसमें किया जाता है कि सुइयाँ टाइप की होती हैं, कुछ सुई होती हैं जो इंसान के हमारे शरीर पर जो खास बिंदु होते हैं उनमें वो सुई चुभाई जाती है और सुई जो है उसमें गाड़ दी जाती है, छोटी छोटी सुई। ये इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो दर्द के इलाज के लिए होता है। चाइना में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, कई सारी मूवियों में आपने देखा भी होगा। तो उसी विधि को जो है एक्यूपंक्चर विधि कहते हैं, ठीक है ना। भारी जल क्या है? प्रश्न है हमारा, भारी जल क्या है? ऑप्शन है हमारे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर नाइट्रोजन। तो भारी जल दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन से आपके रदरफोर्ड, ऑटो हन, मैडम क्यूरी, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय विखंडन की जो खोज है दोस्तों वो की थी ऑटो हन ने की थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने। और मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो मैडम क्यूरी काफ़ी फेमस रही हैं। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, दो ऐसे तत्व हैं जिनकी इन्होंने खोज की थी, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हन ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वात निम्न में से कौन निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी निर्वात में भी चल सकता है? ऑप्शन है आपके, प्रकाश, ध्वनि, वायु, या फिर ये सभी। पहले तो आप ये जान लीजिए निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जहां पर वायु नहीं होती है उस जगह को निर्वात कहते हैं। निर्वात के बारे में हम आपको बता दें, अगर आप किसी कमरे को निर्वात कर देते हैं, यानी उस पर बिल्कुल हवा गायब कर देते हैं, तो एक पंख और एक भारी गोले का फेंकेंगे अगर आप, तो वो बराबर समय पर ही नीचे गिरेंगे, ठीक है। निर्वात का ये असर होता है। तो आपको बताना है निर्वात में गमन कौन कर सकता है। फटाफट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश है दोस्तों वो निर्वात में गमन कर सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपने देखा होगा कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इससे आपको एक सिद्ध हो जाता है, जो प्रकाश की चाल है दोस्तों वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल है। इसको ही हम लोग लाइट की स्पीड कहते हैं, जिस पे अध्ययन हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया इस पे चलना, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश की पानी में चाल की, तो 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पानी में जो है प्रकाश की चाल होती है। और जो प्रकाश की चाल होती है वो अनुप्रस्थ तरीके की होती है, ठीक है ना। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, तेल के दीपक में तेल किसके कारण ऊपर की ओर उठता है? ऑप्शन है आपके, दाबांतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, या गुरुत्वीकल। जो तेल का जो दीपक होता है, इसमें जो तेल है ऊपर दीपक में जो चढ़ता है वो किसकी वजह से चढ़ता है? तो केशिका क्रिया की वजह से चढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो जो मोटर वाहन होते हैं यानी कार वगैरह होते हैं, तो पीछे का दृश्य दिखाते हैं, कैसे होते हैं? द्विअवतल, उत्तल, समतल, या फिर अवतल। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल जो दर्पण होते हैं जो मोटर वाहनों में लगे होते हैं। उत्तल दर्पणों का प्रयोग बहुत सी जगह पे किया जाता है, जैसे सड़कों पर, गलियों में, या घुमावदार जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, जिससे कि पीछे से आने वाले वाहनों को सही तरीके से देख सकें और एक्सीडेंट वगैरह ना हो सकें। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों जो टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। टेलीफोन में जो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है वो स्टार्टिंग में तो ध्वनि ऊर्जा ही होती है, लेकिन जब वो तारों में प्रवेश करती है तो वो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे जो रिसीवर होता है, वो जो फोन को सुनता है, उसके पास तक जब पहुँचती है तो तार से निकलने के बाद ये वापस जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा प्रश्न है हमारा, किसी मानव के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा ही फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। अगर आपने एग्जाम दिए होगे तो आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा। तो ऑप्शन है आपके, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं उल्टा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वास्तविक एवं सीधा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रेटिना के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, रेटिना जो दोस्तों है आंख की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है ना। रेटिना जो है प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है, यही संकेत हमारे माइंड में जाते हैं जिससे हम चीजें देख पाते हैं। अगर रियलिटी में आप जाएं तो वैसे तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो उल्टा होता है, लेकिन जब ये हमारे माइंड में इसके संकेत पहुंचते हैं तो इसको माइंड जो है सीधा करके हमको दिखाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा तो राइट आंसर आप यही लगाएंगे, वास्तविक एवं सीधा। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे हमें प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।